हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम आपको नागरिकता पढ़ा रहे थे, जिसके तहत हमने भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक में क्या अंतर होते हैं उनको भी देख लिए थे। और जो हमारे संविधान में उपबंध हैं, उसके प्रोविजंस हैं आर्टिकल 5 से 11 तक, उनको भी हमने देख लिया था। उसी के तहत फिर हम नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955, जिसका उल्लेख हमारे मूल संविधान में नहीं था, तो 1955 में संसद के एक अधिनियम के द्वारा या लाया गया। तो इसमें नागरिकता अर्जन के 5 तरीके बताए गए हैं और नागरिकता समाप्त कैसे होगी उसके 3 तरीके बताए गए हैं। तो सबसे पहला जो नागरिकता अर्जन का उपाय था या प्रावधान था, वो था जन्म के आधार पर नागरिकता। तो जैसा कि स्टार्टिंग में 1955 में यह अधिनियम बना, तो उसमें कुछ कमियां थी जो 1986 में संशोधन किया गया। और उसमें यह कहा गया कि अगर कोई बच्चा जो जन्म से अगर नागरिक होना चाहता है भारत का, तो उसके माता पिता की नागरिकता उसको होनी चाहिए, तब वो बच्चा भारत का नागरिक बन सकता है। लेकिन कुछ कमियां इसमें और थी जो 2003 में संशोधन किया गया। तो उसमें यह कहा गया कि दोनों यानी माता और पिता दोनों की वैध नागरिकता हो, तब वो भारत का नागरिक बन सकता है। कोई बच्चा अगर जन्म से नागरिकता भारत की लेनी चाहता है। उसके बाद फिर दूसरा जो प्रावधान था, वो था वंश के आधार पर नागरिकता कैसे प्रदान की जा सकती है। तो वंश के आधार पर नागरिकता उन्हीं लोगों को प्रदान किया जा सकता है जिनके पिता भारत के नागरिक हो, तो उन्हीं का बच्चा भारत का नागरिक बन सकता है। तो 1992 में भी इसमें संशोधन किया गया। संशोधन यह किया गया कि इसमें जो वंश के आधार पे, तो वंश में केवल पिता को ही वंशज मानते थे। तो 1992 में कुछ महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया कि माँ भी वंशज में आना चाहिए। और उसमें क्या हुआ, जैसा कि हमारे मूल अधिकार में यह कहा गया कि किसी जाति धर्म लिंग भेदभाव के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें संशोधन का आदेश दिया और यह कहा गया न सिर्फ पिता बल्कि माता भी अगर हैं भारतीय नागरिक, तो उनको भी भारत का नागरिक, उस बच्चे को भारत का नागरिकता प्रदान की जा सकती है। जैसा कि भारत में आपको पता है कि सानिया मिर्जा जो एक खिलाड़ी हैं, वो उनकी जो शादी हुई है, शोएब मलिक भारतीय क्रिकेटर हैं, उनके साथ उनकी शादी हुई है। तो अगर उनसे कोई बच्चा होता है तो वो किसका नागरिक माना जाएगा, पाकिस्तान का या भारत का। तो उस समस्या का समाधान इसी के तहत किया जा सकता है। अगर अब इनका कोई बच्चा होता है तो 18 साल तक वो भारत में भी रह सकता है और पाकिस्तान में भी रह सकता है। लेकिन उसके बाद अगर भारत की नागरिकता उस बच्चे को लेनी है, तो वो 18 वर्ष के होने के बाद जब उसके अंदर बुद्धि विवेक आ जाए, तो वो उसको 6 महीने का समय दिया जाएगा कि 6 महीने के अंदर अगर वो भारत की नागरिकता हासिल कर लेता है तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा, अन्यथा 6 महीने के बाद वह भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। उसके बाद फिर तीसरा स्टेप जो है वो है पंजीकरण के द्वारा। तो पंजीकरण के द्वारा नागरिकता कैसे हासिल की जा सकती है। अगर कोई विदेशी व्यक्ति भारत का अगर नागरिक बनना चाहता है, तो अगर कोई वह पीआईओ है, पीआईओ क्या है इसको इसके जस्ट तुरंत बाद हम लोग देखने वाले हैं। अभी बस इतना जान लीजिए कि अगर कोई पीआईओ व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता लेना चाहता है, तो उसको 7 वर्ष रहने के बाद और गृह मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन के द्वारा वो भारत की नागरिकता हासिल कर सकता है। अगर ओसीआई कार्ड धारक कोई व्यक्ति अगर भारत की नागरिकता हासिल करना चाहता है, तो वो 5 वर्ष भारत में रहने के बाद भारत की नागरिकता गृह मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वो नागरिकता हासिल कर सकता है। अब इसके चौथे प्रावधान को देखते हैं। तो जो चौथी नागरिकता देने का प्रावधान है वो था देशीकरण, नेचुरलाइजेशन के द्वारा। इसमें 2019 में संशोधन किया गया, जो अभी हाल फिलहाल में संशोधन किया गया था। तो इसमें क्या संशोधन किया गया था उसको देखते हैं। तो इसके तहत अगर भारत में नागरिकता किसी को लेनी है, तो उसके लिए यह प्रावधान है कि हमारे जो संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उसमें किसी एक भाषा का अच्छा जानकार होना चाहिए उस व्यक्ति को। और साथ ही साथ कला, विज्ञान, साहित्य, दर्शन, विश्व शांति या मानव प्रगति में उसको खास उपलब्धि हासिल हो, तब वह व्यक्ति भारत की नागरिकता हासिल कर सकता है। और साथ ही साथ आवेदन से पूर्व वह भारत में 12 माह पूर्व रह चुका हो, उसके बाद वह आवेदन कर सकता और पिछले 12 वर्ष में से वह 11 वर्ष भारत में रह चुका हो। तो इन
सबका प्रावधान अगर कोई देशीयकरण के द्वारा भारत में नागरिकता प्रदान अगर करता है तो इन तीनों का प्रावधान उसको करना पड़ेगा। पहला क्या है कि उसे संविधान की 22 भाषाओं जो 8वीं अनुसूची में दिया गया है उसका एक जानकार होना चाहिए किसी एक भाषा का, और कला, विज्ञान, साहित्य, दर्शन एवं विश्व शांति या मानव प्रगति में उसका एक जानकार होना चाहिए। उसके बाद फिर आवेदन से पूर्व वो भारत में 12 माह रह चुका हो, उसके बाद फिर वो 12 वर्ष में से 11 वर्ष भारत में रह चुका हो। तो ऐसे व्यक्ति को देशीयकरण या नेचुरलाइजेशन के द्वारा नागरिकता प्रदान की जा सकती है। और जो अंतिम 5वां है नागरिकता प्रदान करने का, वह है अर्जित भूमि। इसके तहत क्या है, अर्जित भूमि का मतलब बाई इनक्रॉप्टिंग एनी लैंड एरिया। अगर भारत में युद्ध के द्वारा या कोई भी क्षेत्र अगर भारत में विलय होता है तो वहां के जो नागरिक होते हैं उनको स्वतः ही भारत की नागरिकता प्रदान कर दी जाती है, लेकिन वहां पे रहने वाले सभी व्यक्तियों को भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। जो उस भूमि से जुड़े होते हैं उन्हीं लोगों के, क्योंकि किसी भी पार्ट का विलय करने से वहां पे कई देश में भी लोग रहते हैं, विदेशी भी रहते हैं, तो सभी लोगों को नागरिकता नहीं प्रदान की जाएगी। जो उस क्षेत्र से जुड़े रहेंगे उनको भारतीय नागरिकता स्वतः प्रदान कर दी जाती है। तो आइए इसके बाद हम यह देख लेते हैं कि नागरिकता अधिनियम 1955 में त्याग, जो 3 तरीके की त्याग की बात की गई है वो कैसे किया जाएगा। तो नागरिकता अधिनियम 1955 में ही 3 प्रकार की नागरिकता की समाप्ति की भी बात की गई है, तो उनको भी देख लेते हैं। तो पहला जो नागरिकता समाप्त कैसे होगी वह है त्याग के द्वारा, रिनंसिएशन के द्वारा त्याग पत्र दे दिया जाएगा। अगर किसी भी देश का नागरिकता हासिल कर लेता, अगर कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक है अगर किसी अन्य देश की अगर नागरिकता हासिल कर लेता है तो वो भारत की स्वतः उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यह है नागरिकता समाप्ति में पहला। और दूसरा है बर्खास्त के यानी टर्मिनेशन के द्वारा उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जा सकती है। अगर मान लीजिए कि भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा हो या भारत चीन का युद्ध चल रहा हो, तो कोई नागरिक अगर भारत पाक के युद्ध में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, या पाकिस्तान या भारत या चीन का युद्ध हो रहा हो, तो उसमें भी देश विरोधी गतिविधियों में अगर उसको शामिल पाया जाता है तो उसकी नागरिकता को बर्खास्त कर दिया जाएगा, यानी टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और तीसरा जो है वो क्या है कि वंचित के द्वारा। वंचित कैसे किया जाएगा किसी नागरिक को, तो अगर उसका रजिस्ट्रेशन फर्जी पाया जाता है तो उसको भी भारतीय नागरिकता उसकी समाप्त कर दी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति या कोई भी भारत का नागरिक 7 साल लगातार 7 साल अगर कहीं विदेश में जाके वो रह रहा है तो उसकी भी भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। तो अब यह हमें भारत की नागरिकता का अर्जन कैसे होगा उसको हम देखें 5 प्रकार, और उसके बाद फिर नागरिकता का त्याग कैसे होगा, समाप्ति कैसे की जाएगी, तो उसके 3 तरीकों को हमने देखा। अब हम यहाँ देखते हैं कि एनआरआई कौन होते हैं, ओसीआई कार्ड क्या होता है, और उसके बाद पीआईओ क्या होता है या इनमें अंतर क्या है, तो इन सब चीजों को भी हम देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो हम यह जान लेते हैं कि एनआरआई, पीआईओ और ओसीआई क्या होते हैं। तो एनआरआई उन्हें कहते हैं नॉन रेसिडेंस इंडियन, जो होते हैं अनिवासी भारतीय नागरिक। तो इन्हें कैसे जानेंगे, तो यह भारत के पूर्ण नागरिक होते हैं। इनमें भारत में सभी संवैधानिक राजनीतिक पद जो होते हैं या अधिकार होते हैं वो सभी अधिकार इनको दिए जाते हैं, या कुछ नौकरियों के लिए विदेश में जाके कुछ दिन के लिए ये सेटल होते हैं, लेकिन इनकी नागरिकता जो होती है वो भारत की ही नागरिकता रहती है। जबकि जो पीआईओ है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसे भारतीय मूल का व्यक्ति कहते हैं, तो इसका प्रावधान जो 2002 में किया गया। तो इसमें क्या किया गया कि जो 1935 जो भारत शासन अधिनियम 1935 हम लोग पढ़ते हैं, उसके तहत पीआईओ कार्ड उन्हीं के लिए जारी किया जा सकता है जिसके दादा दादी, नाना नानी या पूर्वज भारतीय नागरिक रह चुके हों, तो उन्हीं लोगों को हम पीआईओ कार्ड जारी कर सकते हैं। तो जिनको पीआईओ कार्ड जारी किया जाता है तो उनके लिए भारत मतलब शिक्षा का अधिकार है, मतदान संवैधानिक पद पे ये लोग ना तो चुनाव लड़ सकते हैं, ना तो मतदान कर सकते हैं, ना तो कोई संवैधानिक पद पे ये लोग नियुक्त किए जा सकते हैं। और इनका जो वीजा होता है वो 15 साल के लिए वैध होता है, लेकिन 180 दिन यानी 6 महीने भारत में रहने के बाद 1 महीने के अंदर फिर से इनको
फिर से इनको सरकार को सूचित करना पड़ेगा, फिर इनका वीजा आगे बढ़ा दिया जाता है। लेकिन इसके लिए यह कंडीशन की गई कि भारत के पड़ोसी देश जो हैं, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन देशों के व्यक्ति को हम पीआईओ कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम यह देख लेते हैं कि ओसीआई कार्ड क्या है। तो ओसीआई कार्ड ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं, जिसे क्या है कि भारत की समुद्र पारीय नागरिकता। तो इसमें क्या किया गया है, इसका जो प्रावधान किया गया था कि 26 जनवरी 1950 तक जो भारतीय नागरिक थे, तो उनके दादा दादी, नाना नानी या कोई भी पूर्वज अगर भारतीय नागरिक रह चुका है तो उन्हीं लोगों को ओसीआई कार्ड हम जारी कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या छूट दी गई है, तो उनके लिए सबसे पहले यह बाध्यता की गई कि अगर कोई नागरिक पाकिस्तान या अफगानिस्तान का है तो उसको हम ओसीआई कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं। उनके लिए आजीवन बीमा रहता है। पीआईओ कार्ड के लिए क्या है, पीआईओ कार्ड के लिए 15 वर्ष का बीमा वीजा मिलता है, तो इनके लिए आजीवन वीजा वीजा बनाया जाता है। और जबकि इनको मतदान या संवैधानिक पदों पे भी इनको ना तो ये मतदान कर सकते हैं, ना तो ये संवैधानिक पदों पे बैठ सकते हैं या नियुक्ति की जा सकती है। तो हमने एनआरआई के बारे में जाना। एनआरआई कौन होते हैं, तो एनआरआई भारत के पूर्ण नागरिक होते हैं। इन्हें भारत में सभी राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार प्रदान कर सकते हैं। ये भारत में एक आम नागरिक के तरीके सारे अधिकार इनको प्राप्त किए जा सकते हैं। ये किसी काम के सिलसिले में ये विदेशों में रहते हैं, लेकिन ये भारत के पूर्ण नागरिक माने जाते हैं। जबकि पीआईओ कौन होता है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में के तहत जिनके भी पूर्वज अगर भारत के नागरिक रह चुके हैं तो उन्हीं लोगों को हम पीआईओ कार्ड जारी कर सकते हैं। तो इनके लिए भारत के पड़ोसी देश जैसे जो है बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन लोगों को हम पीआईओ कार्ड जारी नहीं कर सकते हैं। हाँ, इनको शिक्षा का अधिकार दिया जा सकता है इनके बच्चों को, लेकिन ये मतदान या संवैधानिक पदों पर नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं। इनका जो वीजा होता है वो 15 वर्ष के लिए वैध होता है, लेकिन 6 माह के रहने के बाद इनको सरकार में अगले माह सरकार में इनको मतलब फिर से वो वीजा रिन्यूअल करवाना पड़ता है। उसके बाद फिर होता है तीसरे पे ओसीआई कार्ड धारक होते हैं। इनमें क्या है, तो इसको सबसे पहले 2005 में लाया गया है, जिसे कहते हैं भारत की समुद्र पारीय नागरिकता। यह 2 देशों को जारी नहीं किया जा सकता है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। इनको आजीवन बीमा प्रदान किया जा सकता है, लेकिन यह मतदान नहीं कर सकते हैं या संवैधानिक पदों पर भी इनकी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। और पीआईओ कार्ड उन्हीं लोगों को जारी किया जा सकता है जो 26 जनवरी 1950 में भारत में उनकी नागरिकता हो, चाहे उनके दादा दादी हो या नाना नानी या कोई भी पूर्वज अगर वो है भारतीय नागरिक रह चुका है, तो उन्हीं लोगों को ओसीआई कार्ड जारी किया जा सकता है। उसके बाद फिर हम 2015 में नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में 2015 में संशोधन किया गया। और जो हम पीआईओ कार्ड और ओसीआई कार्ड के बारे में पढ़े, तो इन दोनों का विलय करके 2015 में विलय कर दिया गया और इस कार्ड का नाम रख दिया गया है समुद्र भारतीय समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता कार्ड होल्डर। यानी कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में दोबारा फिर 2015 में संशोधन किया गया और इसको पीआईओ और ओसीआई कार्ड को विलय कर दिया गया और विलय करके इसका नाम समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता कार्ड होल्डर कर दिया गया, ओसीआई कार्ड होल्डर कर दिया गया।
अभी भी इनको भारतीय नागरिक नहीं माना जा सकता है। इनको वही छूट जो ओसीआई कार्ड वालों को थी, वही छूट इनको अभी भी है। अब उसके बाद फिर हम लास्ट में जो अभी हाल फिलहाल में 2019 में नागरिकता संशोधन किया गया, उनको भी देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 जिसे सीएए कहते हैं, तो 2019 में इसमें संशोधन किया गया। तो इस संशोधन में जो मुख्य बातें थी उसमें यह कहा गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए शरणार्थी को नागरिकता देने से संबंधित प्रावधान इसमें किया गया। तो इसमें यह कहा गया कि जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में किसी भी तरीके से, चाहे वो अवैध प्रवासी क्यों ना हो, उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। और उसमें मूलतः 6 धर्म के लोगों के लिए नागरिकता की बात की गई, जिसमें से हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, सिख, ईसाई हैं। और इसमें जो नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है 11 वर्ष से घटा के 5 वर्ष कर दिया गया है। यानी कि जो 31 दिसंबर 2014 को भारत में किसी भी तरीके से, चाहे वो अवैध प्रवासी के रूप में अगर भारत में आ चुके हैं, तो उनको नागरिकता देने से संबंधित किया गया है। मूलतः 6 धर्मों के लोगों को नागरिकता दी जाएगी और 11 वर्ष से घटा के 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष से जो लगातार रह रहा है भारत में, उसको नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो यहीं पे हमारा ये टॉपिक नागरिकता का समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।